हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास इन्वायरमेंट स्टडीज़ से है और इस वीडियो में सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न हम कवर करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यूअस अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। तो आइए चलिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं। अब दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का जो सही क्रम होगा तो वो कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए कि आप दिल्ली से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं, तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं। और दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम कौन कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, फिर तिरुवनंतपुरम आएगा। यानी कि जब आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली के बाद जो मुख्य रेलवे स्टेशन पड़ेंगे तो सबसे पहला ग्वालियर पड़ेगा, उसके बाद भोपाल पड़ेगा, फिर नागपुर पड़ेगा, फिर विजयवाड़ा पड़ेगा तथा चेन्नई, और उसके बाद में तिरुवनंतपुरम आ जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, फिर चेन्नई के बाद तिरुवनंतपुरम आएगा। या फिर भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा या तिरुवनंतपुरम। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। तो देखिएगा यहाँ कि जब आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कि दिल्ली से दक्षिण की ओर बढ़ने पर, केरल किस साइड में है तो दक्षिण दिशा में है, तो दिल्ली से दक्षिण की ओर बढ़ने पर सबसे पहले ग्वालियर आता है। सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन आएगा, ग्वालियर। उसके बाद में आता है भोपाल, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा भोपाल के बाद नागपुर आता है जो कि महाराष्ट्र में है। और देखिए उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा ये है आंध्र प्रदेश में। तब आता है चेन्नई और उसके बाद में तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार देखिएगा आपका सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि जब आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली के बाद जो पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन हैं तो उनका सही क्रम ग्वालियर पहले पड़ेगा, उसके बाद भोपाल, फिर नागपुर, फिर विजयवाड़ा। विजयवाड़ा देखिएगा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई, और फिर तिरुवनंतपुरम। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ऑप्शनों में देखिएगा तो बाकी में जैसे विकल्प बी में देखिएगा तो बी में भोपाल और विजयवाड़ा का स्थान बदला है। किसका किसका, तो भोपाल और विजयवाड़ा का स्थान बदला है। और सी में देखिएगा तो सी वाले विकल्प में देखिए यहाँ पे ग्वालियर, भोपाल और चेन्नई, तो इनका जो है विजयवाड़ा का जो क्रम है तो वो उल्टा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तथा डी वाले ऑप्शन में देखिए कि भोपाल, डी वाले में देखिएगा यहाँ पे कि ग्वालियर, नागपुर और भोपाल, विजयवाड़ा, तो ये गलत है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि जब आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम दक्षिण साइड में यात्रा कर रहे हैं, तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, तो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलगाड़ी द्वारा जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा के दौरान जो मुख्य रेलवे स्टेशन पड़ेंगे तो वो पहला मिलेगा ग्वालियर, फिर भोपाल, फिर नागपुर, फिर विजयवाड़ा, फिर चेन्नई, फिर उसके बाद में तिरुवनंतपुरम आएगा। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है, तो भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सबसे पहले इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। यानी कि जब पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन में कि कल्पना कीजिए
कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है, तो भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले आप इमारत से बाहर दौड़ जाएंगे और अपने विद्यार्थियों को वहीं छोड़ देंगे। ये का ऐसा जो है ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले में कहा जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। तो भैया जब भूकंप आ जाएगा तो उस समय आप ड्रिल अभ्यास करवाएंगे, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है कि खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि जब भूकंप का झटका आता है तो भूकंप के झटकों के दौरान आप शांत बने रहें और घबराएं नहीं, ठीक है। और इमारत से बाहर भागना खतरनाक है क्योंकि मलबा गिर सकता है और दरवाजे जाम हो सकते हैं। और देखिएगा खिड़कियों के पास जाना भी असुरक्षित है। खिड़कियों के समीप चले जाएंगे तो ये खिड़कियों के पास जाना भी असुरक्षित है क्योंकि टूटते हुए कांच से आपको चोट लग सकती है। और यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। तो भूकंप ड्रिल का अभ्यास पहले से करना अच्छा है, ना कि जब भूकंप आ जाए तब किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ देखिएगा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। मेज के पैरों को पकड़ कर रखें ताकि वह हिले नहीं और उसी के नीचे हम बैठ जाएंगे। इससे गिरने वाली वस्तुओं से बचाव होता है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को तब तक डेस्क के नीचे रहना चाहिए जब तक कि पूरी तरह रुक ना जाए और बाहर निकलना सुरक्षित ना हो। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे, यानी सभी विद्यार्थियों को ले करके आपको डेस्क और मेज के नीचे बैठ जाना है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कला शैली में वस्त्रों की रंगाई प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। यानी वो कौन सी कला शैली है जिसमें वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे कि गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूना बनाना शामिल है। तो पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन है कि मधुबनी, ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है मधुबनी। सेकंड है वर्ली तथा ऑप्शन नंबर 3 है कलमकारी या ऑप्शन नंबर 4 है फुलकारी। तो देखिएगा यहाँ पे कि गोबर, नील, हल्दी जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग और वस्त्रों पर नमूने बनाना, तो ये मिलती है कलमकारी कला में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और देखिएगा मधुबनी जो है तो मधुबनी बिहार में दीवारों और फर्श पर चमकीले रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी में क्या होता है कि ये बिहार में होता है और बिहार में जो है दीवारों और फर्श पर चमकीले रंगों से चित्र बनाए जाते हैं और वस्त्र रंगाई शामिल नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए वर्ली। तो वर्ली क्या होता है, वर्ली जो है महाराष्ट्र में लाल भूरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं वर्ली में, और यह भी वस्त्रों पर नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिएगा अगला वाला ऑप्शन देखिए फुलकारी। तो फुलकारी भी समझ जाइए क्या होता है। फुलकारी देखिएगा तो फुलकारी पंजाब की एक कढ़ाई शैली है जिसमें धागों से फूलों की डिजाइन बनाए जाते हैं और रंगाई में ये भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस कला शैली में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है, तो वो है कलमकारी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है देखिए नीरज चोपड़ा संबंधित राज्य के मुख्य लोगों का मुख्य भोजन क्या है। तो नीरज चोपड़ा संबंधित राज्य के मुख्य
लोगों का मुख्य भोजन पूछा जा रहा है क्या है, तो पहला वाला ऑप्शन है इडली, चटनी, चावल और सांभर है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा कि रोटी, दाल, राजमा, आलू का पराठा है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि रोटी, सांभर, बम्बू करी, मछली करी है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है टैपियोका, जिसको कसावा कहा जाता है, चावल, मछली की करी है। तो देखिए नीरज चोपड़ा से पूछा जा रहा है। नीरज चोपड़ा जो है तो ये खिलाड़ी हैं। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा संबंधित राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। तो देखिए नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से संबंधित है। कहाँ से, तो नीरज चोपड़ा का संबंध है हरियाणा राज्य से। और हरियाणा के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, दाल, राजमा और आलू का पराठा है। तो रोटी, दाल, राजमा और आलू का पराठा ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। और देखिए जो जो अन्य विकल्प दिए गए हैं तो ये पूर्वोत्तर भारतीय व्यंजन है। कहाँ के, तो दक्षिण भारतीय या पूर्वोत्तर भारतीय व्यंजन है। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमानी जल की खाली बोतलों में जल, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। हिमानी जो है वो क्या कर रही है, जल के खाली बोतलों में जल, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है और वह उपयोग की गई बोतलों में सुंदर पौधों रोप कर कक्षा की दीवारों को सजाती है। अब वह क्या कर रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुनः चक्रण कर रही है। यानी कि हिमानी जो है तो वो जल की खाली बोतलों में जल, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है और वह उपयोग की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। अब कहा जा रहा है कि वह क्या कर रही है, तो पुनः चक्रण कर रही है वो, या लघुकरण यानी कम करना कर रही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है पुनर्प्रयोग कर रही है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उत्चक्रण कर रही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब हिमानी जल की खाली बोतलों को बिना तोड़े या बिना बदले उनमें पौधे लगाकर दीवार पर सजाती है तो वह वस्तुओं का पुनः प्रयोग कर रही है। यह वस्तु के नए उद्देश्य हैं उसी रूप में उपयोग करना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पुनर्उपयोग कहेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे लघुकरण का अर्थ कचरा कम करना है, जबकि हिमानी पहले से उपयोग की गई बोतलों का नया उपयोग ढूंढ रही है। लघुकरण का उपयोग क्या होता है, कचरा कम करना होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और देखिएगा उत्चक्रण, तो उत्चक्रण में वस्तु को अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद में बदलना होता है, जो यहाँ आवश्यक नहीं है। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा पुनः चक्रण, तो देखिए पुनः चक्रण का मतलब होता है कि वस्तु को नई सामग्री में बदलना होता है, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पुनर्प्रयोग हो रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उगाया जाता है। तो पौधों का ऐसा कौन सा समूह है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो कि वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है धान, गेहूँ, जई, जिसको जई से बना जो होता है ओट होता है, या अगला है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है आलू, गुलाब, गन्ना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है गेहूँ, गन्ना और चावल। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों का समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उगाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आलू, गुलाब और गन्ना। आलू, गुलाब और गन्ना जो है तो ये वानस्पतिक प्रवर्धन में पौधों के तने, जड़, पत्ती या कंद जैसे
अंशों से नए पौधे उगाए जाते हैं, ना कि बीजों से। बाकी जो चीज़ें हैं तो ये बीजों से उगाई जाती हैं। इसमें देखिएगा धान गेहूँ तो ये बीजों से उगाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा पत्ता गोभी, तो इसमें भी जो है बीजों का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें देखिएगा आलू, गुलाब और गन्ना, तो इसमें जो है बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ का वह कौन सा समूह है जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है सेब, आलू, टमाटर और गन्ना, यानी सेब, आलू, टमाटर और गन्ना जिन्हें हम पौधे के एक ही भाग से प्राप्त करते हैं। या नेक्स्ट है पालक, अदरक, गन्ना और गाजर, या गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल, या ऑप्शन नंबर 4 है कि पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो ये हो गया 4 ऑप्शन। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो पहला विकल्प देखिए कि सेब, आलू, टमाटर, गन्ना ये अलग अलग भाग हैं, ये पौधे के एक भाग नहीं है। सेब क्या है? तो सेब फल है, आलू तना है, टमाटर फल है और गन्ना तना है। तो ये क्या है? पौधे के अलग अलग भाग हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पे पालक, तो पालक पत्ती है, पालक क्या है? पत्ती है भैया। अदरक, अदरक तना है, गन्ना, गन्ना तना है और गाजर जो है तो ये मिश्रित भाग है यानी कि जड़ है। और देखिएगा ऑप्शन नंबर सी कि गन्ना, तो गन्ना तना है, आलू तना है, अदरक तना है, कमल डंठल तना है, सभी तने या प्रगंथ है। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा डी वाला विकल्प देख लीजिए। तो डी वाले में देखिएगा यहाँ पे कि पालक पत्ती है, पत्ता गोभी पत्ती है, जीरा बीज है और आलू तना है। तो पौधों के एक ही भाग से पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है? जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो पौधों के एक ही भाग से प्राप्त होने वाला विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी के अभिभावक यानी कि माता पिता हैं। ए बी के क्या हैं? माता पिता हैं। और बी सी के पिता हैं और डी बी की पत्नी है। तो ए और डी के बीच क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि डी ए की पुत्र वधू है, यानी ए और डी के बीच में संबंध पूछा जा रहा है। तो डी ए की पुत्र वधू है, या डी ए के सास ससुर हैं, या डी ए की माँ है, या ऑप्शन नंबर सी मतलब डी है कि डी ए की पुत्री है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि ए बी के अभिभावक माता पिता हैं और बी सी के पिता हैं और डी बी की पत्नी है। तो ए और डी के बीच में क्या संबंध है ये कहा जा रहा है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए ए बी के अभिभावक, ए क्या हैं? तो ए बी के अभिभावक यानी कि माता पिता हैं। इसका अर्थ है कि बी जो है तो ए की पुत्र या पुत्री है, ठीक है। बी क्या है? तो ए की पुत्र या पुत्री है। और देखिएगा यहाँ पे बी सी का पिता है, बी सी का पिता है और डी बी की पत्नी है, क्योंकि डी का विवाह बी से हुआ है और बी ए का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? तो बी ए का पुत्र है, इसलिए डी ए के पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्र वधू है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए की पुत्र वधू है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका फैलाव छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। तो अधिकांशतः पशुओं द्वारा किसका फैलाव होता है? तो पहला वाला ऑप्शन है सूरजमुखी का, या आक का, या आम का, या फिर नारियल का। तो देखिए बीजों का फैलाव जो होता है तो वो पशुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो पशुओं द्वारा होता है। किसका फैलाव? बीजों का फैलाव। जब वे फल खाते हैं और बीजों को अन्य स्थानों पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आम, यानी कि आम में ही तो बीज पाए जाते हैं, तो बीजों का फैलाव ही जो है पशुओं द्वारा होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए कि सूरजमुखी के बीज हल्के होते हैं और ये वायु से फैलते हैं, जंतुओं से नहीं। और आग देखिए यहाँ पे आक, यानी इसको हम मदार कहते हैं। किसको? देखिए यहाँ पे आग को क्या कहा जाता है? मदार। तो मदार के बीज कठोर आवरण वाले होते हैं तथा अंकुरण के लिए आग या तेज गर्मी चाहिए, इसलिए जंतुओं द्वारा नहीं फैलते हैं। और देखिए नारियल, तो नारियल जंतुओं द्वारा भी फैल सकता है, परंतु इसका अधिकांश फैलाव समुद्री धाराओं और लहरों से होता है। तो आम के बीज पक्षी, बंदर, चमगादड़ आदि द्वारा खाए जाते हैं और मल के माध्यम से नए स्थानों पर फैल जाते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती है। तो देखिए कि चिड़ियों का वह समूह कौन सा है जो कि अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती है। तो पहला वाला ऑप्शन है मोर, तोता और कबूतर है वो, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है तोता, कौवा, उल्लू है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि उल्लू, बाज और चील है, या ऑप्शन नंबर 4 है कठफोड़वा, गिद्ध और कोयल है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा उल्लू, बाज और चील। उल्लू, बाज और चील जो होते हैं तो ये तीनों मांसाहारी यानी कि परभक्षी पक्षी हैं। कैसे? तो परभक्षी पक्षी हैं। इनकी चोंच और पंजे शिकार पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब देखिए ए वाले विकल्प में देखिएगा यहाँ पे मोर, तोता, कबूतर। तो मोर सर्वाहारी है, तोता शाकाहारी है और कबूतर दानभक्षी है। तो ये विकल्प आपका नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट विकल्प देखिएगा। तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है तोता, कौवा, उल्लू। तो तोता शाकाहारी होता है। ठीक है, तो जिसमें तोता है उसको काट दीजिए। तोता शाकाहारी होता है, कौवा सर्वाहारी और उल्लू मांसाहारी होता है। अब फोर्थ वाला विकल्प देख लीजिए। तो फोर्थ वाले भी विकल्प में है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो कठफोड़वा जो होता है ये कीट भक्षी होता है और गिद्ध जो होता है ये मृत जीवों को खाता है, और कोयल फल भक्षी है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लू, बाज और चील।